Shadows fall over my heart. कहां पहुंचाना है आज? रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे पहुंचाने के लिए हम अगर यहां ऑब्जर्वेशन करें, अगर ये 9 है, एक्सएल मतलब कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, हम चाहते हैं जानबूझ के इसका एक्स से एक्सी बढ़े। क्या बढ़े? एक्सी। अगर 9 - 1 होगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। अगर मैं इसे 5 कर दूं तो 4 आएगा, और अगर मैं भी इसे बिल्कुल 9 कर दूं तो क्या होगा? इतना पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस सिर्फ इसके अंदर है वो ही हमें मिलेगा। इन दोनों का आपस में रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर आपको रेजोनेंस बनाना है तो उस टाइम पे आप दोनों को, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। जैसे 9 - 9 दोनों ही ओम में होते हैं, आपको पता है ना। इन दोनों की यूनिट किस में होती है? ओम में। ये भी ओम में, ये भी ओम में। ये किस में? रेडियन हर्ट्ज और हेनरी में। और ये किस में? रेडियन हर्ट्ज और फैरेड में। इसकी यूनिट याद रखना, हेनरी होती है। अब आज से मतलब हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो Z सिर्फ किसके इक्वल होगा? तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इसका रेजिस्टेंस 0 कर दें। इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के बराबर कर दे। दोनों का रेजिस्टेंस इतना बराबर कर दे कि एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये कैंसिल, और हमें अपना क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस। क्लियर है? अब एक इसका एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें समझते हैं रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? दोनों मस्ट बी इक्वल। तो रेजोनेंस के लिए हमें पहली कंडीशन मिली, रेजोनेंस मींस मैक्सिमम वैल्यू। रेजोनेंस मींस जो रेजोनेंस है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन हम लोग को मिल गई एक्सएल माइनस एक्सी। वो क्या होना चाहिए? 0, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। लिख ली रेजोनेंस की एक पहली कंडीशन, लिखना तो जरा। अब एक्सएल की वैल्यू क्या डालेंगे? ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू क्या डालेंगे? ओमेगा सी। सही है? तुम लोग सारे लास्ट क्लास में थे? अगर लास्ट क्लास में नहीं, आप जैसे आप नहीं थे तो पहले इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। तो रेजोनेंस के लिए बोला गया कि इन दोनों को इक्वल रखो। एक्सएल माइनस एक्सी मस्ट बी 0, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/ओमेगा सी। तो बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? ओमेगा 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 स्क्वायर अपॉन में, और ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा का जो स्क्वायर है वहां रूट लगाएंगे, √1 ही होता है, √LC। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लो रेजोनेंस के लिए। रख लिया? अब अनवी, जिया, मेरी आवाज आ रही है अनवी और जिया को? यस। ठीक है। रेजोनेंस को हम एक ग्राफ पे रीड करने की कोशिश करेंगे। तुम में से किसी ने एफएम चलाया है कभी? एफएम किसने चलाया है? 93.5 होता है एक शायद, है ना? और एक रेड एफएम कौन सा होता है? 93.5 रेड एफएम। तो ये 93.5 ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्या? एक्चुअली में एफएम का मतलब पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। एफएम का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। हम लोग पता है पहले क्या करते थे, मैं और मुदित भैया बचपन में, हमारी चाची है, उनकी जब चाचा की शादी हुई थी तो उनके साथ एक वो आया था एफएम। तो वो एफएम ले लेते थे, अब वो काफ़ी बड़ा एफएम था और उसको साथ बहुत बड़ा एंटीना मिला था। तो उस एंटीने को, ठीक है, हम टीवी की तरफ घुमाते थे, समझना। अब टीवी से फ्रीक्वेंसी निकलती है। अब क्या होता है, टीवी में जो भी चल रहा होता था ना, उसकी आवाज़ किस में आ जाती थी? उस एफएम में आ जाती थी। मतलब वो क्या कैच करने लग जाता था? टीवी की फ्रीक्वेंसी। आ रही है आवाज़ हमें? इससे हमें पता लग जाता था आराम से, ठीक है, कि दादी अभी टीवी पे क्या देख रही है, ठीक है। और ज़्यादातर वही चलता रहता था। वो एक बहुत पुराना एक सीरियल है, वो सालों से चलता हुआ आ रहा है, स्टार प्लस पे आता है, ठीक है। अजीब सी जो भी है, अक्षरा उसका नाम होता है, आई डोंट नो क्या, हिना खान थी पहले उसमें, क्या ये नहीं याद आ रहा।
बहुत ही बेकार था। हिना खान सही कह रहे हो उसमें, आपको तो पता होगा। नहीं देखे? चलो रेजोनेंस को ग्राफ पे समझते हैं। जैसे कि मान लो 93.5 है, कौन? रेड एफएम, ठीक है। व्हाट इज रेड एफएम? एक कोई चैनल है जो 93.5 पर अपनी फ्रीक्वेंसी देता है। ये है 93.4 और ये है 93.6। आ रही है, 3 फ्रीक्वेंसी लिखा दी मैंने, ठीक है। अब मैं एक चीज नोटिस करता हूं, इस तरफ मैं ले रहा हूं करंट। क्या ले रहा हूं? करंट। एक तरफ करंट है, ग्राफ है, और एक तरफ बताओ क्या होगी? जो होते हैं ना 93.4, ये सब क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने रेड एफएम में एक चीज नोटिस करी है, इस एफएम के इसको ध्यान से समझना आप, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि अब जब 93 पे भी होगे, 93.4 पे भी होगा, तब भी आपको कुछ आवाज आएगी। 93.5 पे होगे तब भी कुछ आवाज आएगी, और 93.6 पे होगे तब भी आवाज आएगी। पर मैक्सिमम आवाज कब आ रही है? 93.5। यहीं पर आपको क्या मिलती है? पीक वैल्यू। और आप करके देख लेना, 93.5 से पहले आओगे ना तो आवाज आएगी, पर खर 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 खर, और आवाज कम होगी, डिस्टरबेंस होगी। अब क्या होता है? रेजोनेंस इज अ पीक वैल्यू। अब जब हम बात भी करते हैं ना, ठीक है, अगर आपके फोन के अंदर कैपेसिटी बहुत तगड़ी है, फोन आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, सामने वाले का भी फोन सही है, सिग्नल भी सही है, तो मैक्सिमम पीक टू पीक बात कर सकते हैं। नहीं तो कभी नॉइज सुना है ना, नॉइज नाम की चीज, आवाज कट रही होती है, या थोड़ी आती है फिर रुकती है, थोड़ी आती है। ये सब किसका खेल है? फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अपने पीक पे होती है तो आपको मैक्सिमम आउटपुट देती है, मैक्सिमम करंट देती है। और अगर अपनी फ्रीक्वेंसी कहीं बीच में हो, कहीं नीचे हो, तो आपको आवाज तो देगी, पर क्या देगी? कम देगी। और अगर यहां पर आ जाओगे तो और भी आवाज कम हो गई। समझ रहे हो ना? आवाज धीरे धीरे और कम हो रही है, उल्टा। तो इसलिए याद रखना कि फ्रीक्वेंसी का जो पीक रहता है वहीं पर होती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी डिवाइस की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और आप एफएम तोड़ोगे ना तो एफएम में ये 3 ही चीजें मिलेंगी आपको, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, और ये इंडक्टर महसूस करता है उन सिग्नल्स को, कैच करता है। क्या करता है? उस सिग्नल्स को कैच करता है, ये उनको कन्वर्ट करता है। समझ में आया? ये बेसिकली उनको कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर हमें वो आवाज आती है। क्लियर है? उनमें किसमें हेडफोन लगाते हैं ना, उनमें आपकी आवाज आ जाती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। क्या देता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है? मॉड्यूलेटर का मतलब जानते हो? आप कम कर सकते हो। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है? कम करना और ज्यादा करना। और आप जब पीक पे पहुंच जाओगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस। तो एलसीआर सर्किट ही रेजोनेंस के लिए काम आता है, मतलब हर चीज को अपने मैक्सिमम में पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर आपने कभी एम्पलीफायर का नाम सुना है? एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स आता है जिसमें बहुत सारे ऐसे गोल गोल होते हैं, है ना। मतलब क्या करते हैं, स्पीकर से पहले उस एम्पलीफायर को लगाते हैं। देखा ऐसा ऐसा होता है, डब्बा सा भारी सा, काफी बहुत बड़ी तारें भी घुस सकती है, उसमें माइक भी लगता है। देखा है कभी वो? तो उसके अंदर भी सेट ऑफ क्या होते हैं? एलसीआर सर्किट। और हम चाहते हैं पीक पे पहुंचाना, उसमें ना लाइट्स भी होती है। जब गाना बहुत अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है ना तो ऐसे लाइट आती है। किसने वो देखा है? ठीक है, इक्विलाइजर्स बोलते हैं उनको। देखा है ना? चलो अच्छी बात है फिर। तो रेजोनेंस इज व्हाट? क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, जहां आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट मिले, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां आपको क्या मिले? मैक्सिमम करंट, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद रखना, जहां पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा ही
मिलेगा। और एक और बात बता दूं, जो ये है ना, जो दो फ्रीक्वेंसी का बीच का पार्ट होता है, इसे बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? ठीक है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या है? इस रेंज के अंदर आपको क्या मिलेगी? पीक वैल्यू। और कोई बंदा 104 पे और रेड एफएम सुनना चाह रहा है, सुन पाएगा? मैं मान लो 193 से 198 पहुंच गया, सॉरी 93 से मैं पहुंच गया 98 पे, तो क्या तब मैं सुन पाऊंगा? नहीं। हर फ्रीक्वेंसी की क्या है? रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला क्या सदर जी? दे दिया? तो यहां तक आपको क्लियर है? बैंडविड्थ का मतलब पता है ना? दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीच में जहां पीक मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा हो, वो क्या होता है? बैंडविड्थ। बहुत सारी कंपनी कहती है कि हमारी इतनी गीगाहर्ट्ज से इतने गीगाहर्ट्ज तक क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जैसे जैसे पता है ये जो 2G 3G 4G 5G सुन रहे हो ये? ठीक है, यहां पर इस G का मतलब क्या है? गीगाहर्ट्ज। आ रही है? मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम 2 गीगाहर्ट्ज पे काम करते थे, अब 3 गीगाहर्ट्ज पे, 4 गीगाहर्ट्ज पे, 5 गीगाहर्ट्ज पे, 6 पर। जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग हमें क्या मिलेगा? सिग्नल। उतनी ज्यादा रेंज बढ़ेगी, उतनी ज्यादा इंटरनेट फास्ट होगा। ठीक है, पर उतनी ज्यादा एक चीज और है, रेडिएशन फैलेगी। ये दिक्कत है बस एक। हम 5G पे आराम से कभी भी बहुत पहले ही जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए? पहले थोड़ा सा एक दो कंट्री में देखा जाता है कि उसके क्या है, रिजल्ट्स क्या है, उसके बाद उनको लेकर जाता है। उसके बाद भी एक लिमिट सेटर होता है। ठीक है, अब 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर भी तो कितनी और भी वैल्यू होती होगी, उसके बाद भी वैल्यूज है, उनको भी सेट किया जाता है और फिर उसे लगाया जाता है, जिससे रेडिएशन मिनिमाइज हो सके। ठीक है, और हमें मैक्सिमम चीजें मिल सके। रेडिएशन मिनिमाइज और मैक्सिमम। क्लियर है? तो आपको एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस का पता लगा। रेजोनेंस कब होगा? एक्सएल और जब क्या होंगे? एक्सी इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी एट रेजोनेंस? बताओ बताओ। 1/√LC। क्या इसे, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम तो क्या निकालना चाहते हैं? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो 2π न्यू 1/LC। अब मैं आपको इसके अंदर एक और बात बताऊं, 2π न्यू, और ये भी रेजोनेंस के लिए 2π नीचे चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2π न्यू, और वो नीचे चला जाएगा, तो आपका ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट में 2π L और C। सेम एट दैट मोमेंट जब आप रेजोनेंस ले रहे हो, तो हमें एक और चीज मिलती है। हमने एक इंपिडेंस ट्राइंगल बनाया था। क्या बनाया था? इंपिडेंस का एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की खास बात बताता हूं, इसमें नीचे R रहता है, यहां XL माइनस क्या रहता है? XC रहता है। XL माइनस XC, और एक रहता है Z, है ना? मान लो XL माइनस XC हो गया, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। आप जानते हो ना, दोनों बराबर है, XL और XC बराबर है, तो ये 0 हो गया। तो ये जो Z है ये R पे नहीं आ जाएगा, ये Z है ये R पे नहीं आ जाएगा। मान लो ये चीज 0 हो गई, तो ये नीचे आ जाएगा। तो R इक्वल टू क्या होता है? Z। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये फाई था, याद है? पहले tan फाई निकालते हैं। tan फाई क्या होता है? बताओ बताओ बताओ।
tan phi जो होता है शायद परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, है ना। और एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, ये पूरा क्या हो गया? 0 बाय आर नहीं हो जाएगा? फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? tan 0 पता है तभी होता है जब क्या हो? 0 डिग्री। tan कब 0 रहता है? जब क्या हो? एंगल 0 डिग्री। लिखना ही है। इससे हमें पता लगा कि फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है। कब फाई की वैल्यू 0 डिग्री कब रहती है? ठीक है, ये रेजोनेंस की दूसरी कंडीशन है, कंडीशन 2। रेजोनेंस की पहली कंडीशन का क्या थी? ये वाली। और ये रेजोनेंस की कंडीशन दूसरी है कि tan phi इसमें 0 डिग्री रहता है। कंडीशन 2, कंडीशन 1 ये थी और कंडीशन 2 phi इक्वल टू 0। आप लोगों को अब एक नया वर्ड बताया जाएगा, पावर फैक्टर। क्या? पावर फैक्टर। फैक्टर क्या चीज होती है? फैक्टर बता सकते हो? हमेशा लोग है ना इसकी बात करते हैं, व्हाट इज? सुना है एक्स फैक्टर? एक्चुअली मैं ना ये एक्स है ना, एक्स शो करता है मल्टीप्लाई को। किसको? एक्स क्या शो करता है? जो आपकी पूरे एटीट्यूड को ही सिर्फ वो एक फैक्टर अलग लेवल पे पहुंचा दे, उससे क्या बोला जाता है? दैट इज योर मल्टीप्लाई फैक्टर, एक्स फैक्टर। मतलब एक आप इंसान हो, ठीक है, मतलब आप जब जॉब में जाते हो, मान लो जॉब में आपका एक क्वेश्चन है नॉर्मली कि आपका एक्स फैक्टर क्या है जिससे आप बोले, ठीक है, तो आप बोलोगे मैं हार्ड वर्किंग हूं, मेरे नंबर आए थे 95% 12th में, सही है। तो बताओ 12th में 95% लाना उनके लिए कोई एक्स फैक्टर है? उनका एक्स फैक्टर का मतलब है ऐसी कौन सी आपके अंदर बात है जो उनके कंपनी के शेयर्स को, उस कंपनी को सीधा से सीधा मल्टीप्लाई करेगी। समझ में आया? अगर किसी इंसान के अंदर एक्स फैक्टर है, मान लो 2 एक्स फैक्टर है, 2 है उसका, तो सीधा ही कंपनी को वो क्या कर ले जाएगा? डबल नहीं कर देगा, ट्रिपल कर देगा। तो एक्स फैक्टर क्या चीज होती है जो क्या करे? किसी ना ऐसी कोई आपके अंदर बात है जो सबसे अलग है, पहली पॉइंट तो, क्योंकि अगर वो सब में कॉमन रहेगी तो दैट इज योर नॉट एक्स फैक्टर, वो तो सबके पास ही है, ठीक है। आपने भी 12th से साइंस पढ़ी है, इसने भी एसी पढ़ा है, इसने भी एसी पढ़ा है, अरे पर कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको अलग बनाती होगी, वो एक्स। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मतलब ऐसा क्या करोगे, आप ऐसा कौन सा अपना नया टैलेंट लगाओगे जिससे कंपनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और एक इंसान था जिसने बहुत ही अच्छा साबित करा, किसके? सुंदर पिचाई, जानते हो कौन है ये? गूगल का सीईओ। इसके अंदर ही वो एक्स फैक्टर था जिस दिन उसने गूगल क्रोम की स्टार्टिंग करी, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में ना सर्च इंजन याहू या बिंग होते थे, याहू और बिंग तो जानते ही हो। आजकल तो कोई उन पे सर्च करना भी नहीं पसंद करता, ठीक है। पर उस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट बहुत चंड था, अपने लैपटॉप बनाता था, अपने लैपटॉप पर ईमेल वो होता है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो महारद्दी चीज होता है वो देता था। इंटरनल एक्सप्लोरर कोई नहीं यूज करता था, वो बहुत देर तक तो चलता ही रहता है। और उसके अंदर कोई गूगल वो नहीं होता सर्च इंजन, उसमें होता है बिंग, ठीक है, कभी देखना BING वाला उसके अंदर सर्च इंजन होता है। तो उसने सबसे पहले उसको हटाया, सुधीर पिचाई ने कहा गूगल, लोग सब गूगल पे सर्च करते हैं, क्यों ना गूगल का एक खुद का सर्च इंजन होना चाहिए, गूगल का खुद का एक पूरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उसने वहां से स्टार्ट करा था किसका? गूगल क्रोम का। और वही उसके अंदर क्या निकला? एक्स फैक्टर, जो उसे CEO तक ले गया गूगल के। गूगल उसकी कोई ना, गूगल तो 2 अमेरिकन की है, 2 बंदे हैं गूगल के, मान ले 2 बंदे, ठीक है। गूगल नंबर 1 पर ना होने का रीजन भी यही है कि उसके शेयर्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक के पास समथिंग 49 बिलियन है और एक के पास है कुछ 51 बिलियन के आसपास, ठीक है। 2 अलग अलग है बंदे, तो इसलिए वो गूगल का एक बंदे पे जाता नहीं है पैसा, नहीं तो गूगल नंबर 1 पे हो हर चीज में। समझ में आ रही है बात? आ रही है? गूगल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है जो अलग अलग उन्होंने शेयर ले रखे हैं उसके,
ठीक है। अब उन्होंने बंदा पकड़ा सुंदर पिचाई और उसने उसका पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा, पूरी डिजाइनिंग से लेके सब कुछ उसने काम करा। और आप जानते हो आजकल क्रोम ही है हर जगह। कोई भी बंदा अगर आप क्या बोलते हैं फोन लैपटॉप लाए हो तो सबसे पहला मुझे तो लगता है सॉफ्टवेयर लोग गूगल क्रोम ही डालते हैं उसके अंदर। फोन में तो इनबिल्ट देता ही है गूगल। तो ये जो चीज होती है ना वो आपके लिए एक एक्स फैक्टर की बात बनती है। तो वैसे ही पावर का एक पावर फैक्टर रहता है। क्या रहता है? पावर फैक्टर, जो पूरी की पूरी पावर उसी फैक्टर पर डिपेंड करती है। मतलब अगर वो पावर फैक्टर 0 तो सब कुछ 0। तो पहले हम पावर फैक्टर रेजोनेंस के लिए देखेंगे। क्या देखेंगे? पावर फैक्टर फॉर रेजोनेंस। पावर फैक्टर फॉर रेजोनेंस। पावर फैक्टर होता है cos phi। क्या होता है? cos phi। ये tan phi ये पावर फैक्टर नहीं है, क्या है? cos phi। cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस बताओ। बेस क्या होता है? r बाय z। बेस जो होता है r और हाइपोटेनियस है z। उसमें देख रहे हो हाइपोटेनियस z और r। क्या मैं r बाई r लिख सकता हूं ओनली फॉर रेजोनेंस? क्यों? बराबर है ना। मैंने यहां बताया तो था ये पूरी चीज 0 है। एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होने की वजह से कट गए और ये पूरा नीचे आ गया, तो जिससे cos phi कितना आया? 1। और phi की वैल्यू फिर से क्या आ गई? अब बता ना cos 1 कब होता है? cos 1 की वैल्यू 0 डिग्री पे ही तो होती है। तो phi फिर से क्या आ गया? 0 डिग्री आया। पावर फैक्टर फॉर रेजोनेंस इज 1। पावर फैक्टर इज मैं बार बार बोल रहा हूं, पावर फैक्टर जो है रेजोनेंस के लिए क्या रहता है? 1। 0 डिग्री मत लिखना। 0 डिग्री तो उसकी एंगल की वैल्यू रहती है। एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आप रखना पावर फैक्टर 1 रहता है, उसकी एंगल की वैल्यू क्या रहती है? 0 डिग्री। पावर फैक्टर अगर 0 कर दिया ना दिक्कत हो जाएगी। तो पावर फैक्टर इज 1 फॉर रेजोनेंस। कोई दिक्कत? tan phi 0 रहता है और cos phi 1। ठीक है। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो दिया गया है उसके अंदर आपको देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है पीछे एक दो। कहां है? 27, 28, 29 दिख रहा है? ट्वेंटी 28 थी है ना? अब लेते हैं पावर का फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला, इसे कुछ लोग बोलते हैं एवरेज पावर फॉर्मूला। ठीक है। पावर जो डीसी के लिए होती है, पहले मैं डीसी के लिए लिख दूं। पावर जो डीसी के लिए होती है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल इंटू करंट। लिख लो, ये डीसी के लिए होता है, नॉर्मल बैटरी के लिए। जो एवरेज पावर फॉर्मूला लिखने वाला हूं ना, ये किसके लिए होगा? एसी के लिए। इससे आप पावर एसी भी बोल सकते हो, या तो एवरेज पावर फॉर्मूला लिखो या पावर फॉर एसी। इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 वी नॉट बाय √2 इंटू cos phi। ये बताओ क्या है? पीक करंट। पीक करंट ये क्या है? पीक वोल्टेज। और पता है क्या इससे IRMS लिख सकते हैं, इससे VRMS लिख सकते हैं और cos phi लिख सकते हैं। याद करो अवनी, याद आ रहा है आपको? कल मैंने बताया था IRMS
होता है आई नॉट बाय रूट टू, और वी आर एम एस क्या होता है वी नॉट बाय रूट टू। ये लिख लेना दोनों। क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम है या अलग अलग है? यहां मैंने एवरेज पावर फॉर्मूला लिखा है, यहां पावर एसी लिखा है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। और यहां आई आर एम एस की खुल के वर्जन लिखा हुआ है, खुल के आई नॉट बाय रूट टू, वी नॉट बाय रूट टू और कॉस फाई। और आप जानते हो कॉस फाई क्या है? वही पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यहां 4 केस डिवाइड करूंगा पावर फैक्टर के में। लिख लिया फॉर्मूला? कोई दिक्कत? चलो अब कॉस फाई रेजोनेंस के लिए कितना आया था? रेजोनेंस के लिए कॉस फाई कितना आया था? कॉस फाई 1 था, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब है ना पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस के लिए, तो तुम्हें पता लग गया कि सिर्फ एक कैपेसिटर है, क्या है, और इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कैपेसिटर को एसी सोर्स से जोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर को एसी सोर्स से तो हमने जोड़ा, तो इसके लिए पूछेंगे पावर फैक्टर निकालो। क्या निकालो? क्या आएगा बताओ? तुम्हें कल मैंने ना एक फॉर्मूला बताया था, चलो मैं एक बार दोबारा लिखता हूं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। याद आ रहा है? किस किस को याद आ रहा है? ये कैपेसिटर के लिए था, और यहां माइनस होता तो यहां कॉस फाई, जो फाई है, ठीक है, किसके लिए? कैपेसिटर। एक हेडिंग डालना कि कॉस फाई फॉर कैपेसिटर। फाई की वैल्यू लेनी है आपको पाई बाय 2। पाई बाय 2 कितना होता है पता है आपको? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 1 होता है। अभी तुम कंफ्यूज हो गए। कॉस 0 1, यहां क्या आएगा? कॉस 90 या पाई बाय 2 इक्वल टू 0, है ना? तो याद रखना कैपेसिटर के लिए फाई पाई बाय 2 होता है, यानी कि 90 डिग्री, और इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। मतलब कि पावर का फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या था? आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। और अगर मैं इसमें ये डाल दूं, अगर मैंने सिर्फ कैपेसिटर की पावर निकालूं तो क्या आएगी बताओ? क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो आपको नहीं लगता ये पूरा 0 हो जाएगा और पावर नहीं आएगी? और जब पता है पावर, जबकि इसमें तो करंट भी है, वोल्टेज भी है, करंट वोल्टेज है, वो दोनों 0 नहीं है, पर क्या 0 है? पावर फैक्टर 0 है। इससे पावर क्या हो गई? 0। इससे बोलते हैं वॉट लेस करंट। एक वर्ड है वॉट लेस करंट। ये सिर्फ इसी चैप्टर में हो सकता है, एसी में। वॉट लेस करंट एक ऐसा तरीका जिससे आपके घर पे आने वाली बिजली जो है वो वॉट लेस हो सकती है। मतलब आपके घर पे करंट आएगा, वोल्टेज आएगी, पर पावर एवरेज क्या हो जाएगी? मैंने बताया ना, पावर जो एसी के लिए होती है वही पावर एवरेज भी होती है ना। तो बहुत लोग क्या करते थे, अपने घर के आगे एक डिवाइस लगा लेते हैं, एलसी सर्किट। कौन सा?
C जानते हो ना, C कैपेसिटर। अब L वाला भी बता देता हूं। cos phi फॉर इंडक्टर के लिए क्या रहती है? इसके लिए फाई होता है -π/2। कितना? माइनस क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें ये करंट को लैग करवाता है। पर फिर भी अब चाहे -90 हो या 90 हो, तब भी क्या होगा? cos 90 वो भी 0 और cos -90 वो भी, क्योंकि cos में ऐसा कुछ होता है कि ये जो माइनस होता है ना, माइनस थीटा या थीटा, वो एक ही चीज होती है। cos थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा, ऐसा मैथ्स में के रूल है, हम उनके अपनी मर्जी है। तो इंडक्टर के लिए भी पावर फैक्टर क्या रहता है बताओ? पावर फैक्टर 0 रहता है। और कैपेसिटर के लिए भी 0। कोई दिक्कत? लिखा? इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए आपका 0 रहता है। और रेजिस्टेंस में भी cos phi क्या रहता है? क्योंकि मैंने अभी आपको रेजोनेंस बताया था, तो रेजोनेंस में ऐसा नहीं हो रहा था कि ये दोनों 0 रहते और सिर्फ क्या बच रहा था? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रेजोनेंस का केस में cos phi 1 होता है, बाकी इन दोनों में 0 होता है। लिख लो ये, रेजोनेंस और रेजिस्टेंस के केस में 1 और बाकी दो केस में 0। तो बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, अपने बिजली वो जो वायर आ रही होती है ना, मेन वायर, उससे पहले एक कैपेसिटर जोड़ लेते हैं और फिर मीटर में लगा देते हैं। मीटर रीडिंग ही नहीं निकाल पाता। घर पे करंट चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है, पर क्या नहीं आ रही? रीडिंग। ये एक सिस्टम होता है जो लोग अगर अपने घर पे करवा ले तो बिजली की चोरी आराम से होगी। पर आजकल वो सारे डिजिटल मीटर आ गए, तो वो चेक करने वाला आता है, आजकल चेक हो जाता है। पहले वो जब वो वाले मीटर थे ना, तो उसमें पता ही नहीं चलता था कि लगा भी रखा है या, क्योंकि लाइट तो जलती रहती थी, बस रीडिंग आगे नहीं बढ़ती। आजकल तो वो डिजिटल वाला आ गया ना, उसमें भी हम बहुत सारे फंडे लगा के करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस पकड़े गए तो तगड़ा जोर पाना है। लोग पहले पता है पावर प्लांट से लोग सोचते थे इतनी वोल्टेज हम भेजते हैं, हमारे वो वोल्टेज जाती कहाँ है भैया? भेज तो वही रहे। तो उन्हें पता लग गया था कि हर कोई क्या कर रहा है, चोरी। और एक और बात बता दो, जो पुराने वाले मीटर थे ना, वो खराब होने के बाद है ना, कुछ तो आगे ही नहीं बढ़ते थे। वो थे उसमें ऐसा होता ना, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता था, जैसे स्पीडोमीटर होता है ना, वैसे होता था वो। देखा है वो पुराने वाला कभी तुमने? डायरेक्ट यही मीटर देखा? एक पुराना मीटर होता था जिसमें ऐसे आगे बढ़ता था, वो 0 1 2 3 4 जैसे स्पीडोमीटर नहीं होता, उस तरीके से था वो। ज्योति का आपके तो घर पे होगा, अंदर कहीं है? किसी घर पे रूम किराए पे नहीं दे रखे क्या? किसी ने दे रखे ऊपर? उनके भी सबके अपने लगे हुए मीटर। फिर वो तो तुम्हें बिजली का पैसा ही नहीं देते होंगे। पीजी में इंडिविजुअल मीटर नहीं लगा दिया उनके तुमने आगे? क्यों? अच्छा, पीजी मिटाओ अब। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। In a series LCR circuit, capacitor is changed from C to 2C। क्या हुआ है? रेजोनेंस सर्किट में देखो, यार रेजोनेंस सर्किट भी बोला हुआ है, फॉर अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज। इन्होंने बोला है कि किसी इंसान ने C से क्या कर दिया? 2C कर दिया।
पर उसे चाहिए कि मेरी जो रेजोनेंस है ना, वो पहले अगर ओमेगा थी तो अभी भी क्या रहे, वो चेंज ना करे। तो फिर उसे एल को कितना चेंज करना चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओमेगा इक्वल टू क्या है, 1/, इनको आपस में ऐसे चेंज करो कि ओमेगा का वो दोबारा आंसर क्या है। तो अगर आपने इसको c/2 कर दिया है, सॉरी इसे कर दिया 2c, तो इसे l/, ताकि दोबारा कट के वही आंसर आ जाए। तो आपको नहीं लगता l/2 इसका आंसर होना चाहिए? क्यों? सेम रहना है, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है, पहले ओमेगा क्या था, LC, अब नया ओमेगा क्या है, L'(c/2), सॉरी 2c है ना, डबल करा है। इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। क्यों इक्वल पुट कर देंगे हम इन दोनों को? पहले भी ओमेगा था, अभी भी अनचेंज्ड है, तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 1/√LC इक्वल टू 1/L'(2c). स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा और क्या आएगा, LC/√L'(2c). c से भी c कटा, इस L' की वैल्यू क्या आएगी बताओ, L' ऊपर और L ऊपर, L' इज इक्वल टू L/, L' इज इक्वल टू L/, नहीं तो हम डायरेक्ट भी अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो आपको पूरा ही करना ही पड़ेगा सॉल्व। दोनों बोला है कि दोनों का ओमेगा अनचेंज्ड, दोनों ओमेगा अनचेंज नहीं होने चाहिए, तो इसको और पुराने वाले को और नए वाले को साथ में रख के आ जाएगा आंसर। नहीं तो आप खुद भी गैस कर सकते थे कि अगर ये 2c हुआ है तो इसको L/2 होना पड़ेगा ताकि कट जाए। क्लियर है? तो इसका आंसर है L/2, बहुत ही ज्यादा आसान। द पावर फैक्टर फॉर LCR सर्किट एट रेजोनेंस, तुम्हें डायरेक्ट बताया मैंने अभी, रेजोनेंस के लिए LCR सर्किट का एंगल नहीं पूछा, वैल्यू पूछी है 1। आ रहा समझ में? एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना इज जॉइंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर इन सीरीज। द पोटेंशियल डिफरेंस across inductor, the resistance and the capacitor is कितना 46, 8 और 40, वो 46, 8 और 40 है, वो कॉमा है बीच में, आ रहा है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज इन वोल्ट इज कितना। आपको एलसीआर सर्किट है, तीनों की अलग अलग वोल्टेज दिया है। क्या क्या दिया है आपको? मेरे हिसाब से आपको ये कितना दिया है, वीआर कितना दिया है? अरे वीआर बताओ यार कोई। 8 नहीं है, रेस्पेक्टिवली बोला है ना भाई। पहले है रेजिस्टेंस, तो ये 46 है और मुझे ये लग रहा है 8 है, और ये कितना है? तुम्हें थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा। ये इसको नफरत है वोल्टेज से, याद है? मैंने कल इसका ग्राफ भी बताया था, बड़ा छोटा वोल्टेज होता है इसका, याद आ रहा है? ये आप तो थे नहीं, किसको इसको ये याद है? एक बार इंडक्टर का 46 है, रेजिस्टेंस 8 है, कैपेसिटर 40 है। सही बताओ। हाँ सर। तो बताओ ये कितना, 46 किसका है? इंडक्टर 46, ये फिर कितना 8 और ये 40 होगा। फिर इन दोनों में देख रहे हो कमी है, ये ज्यादा है और ये कम है। हमें क्या निकालना है? हमें शायद पूरा पूछा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? क्या तुम्हें मैंने कल ये फॉर्मूला पहले तो मैंने ना तुम्हें लोगों को ये सिखाया होगा। ऊपर होता है VL, नीचे होता है VC और इधर होता है, ये 3 चीजें होती है। तो बताओ ये वेक्टर इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा? और इधर होगा VR। हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा? हमें ये निकालना है ना रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? V रिजल्टेंट इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। करना तो इससे करो VR का स्क्वायर यानी कि रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करो।
64 और 36, 100, 10 आ रहा है। देखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 आएगा शायद। आ रहा है क्या किसी का 10? वही 8 का स्क्वायर 46 माइनस 40 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखना 10 ही आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ वाला देखो एक बार। अ 10 ओम रेजिस्टेंस 5 मिली हेनरी, ये mH क्या है? मिली हेनरी, और 10 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर आर जॉइंट व्हेन एन स्टेबल फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज जॉइंट टू दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, द सर्किट रेजोनेट्स इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना? बताओ। क्या ये रेजोनेंस पे है? इन्होंने बोला एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्या आ रही है? और आखिरी में स्टेबल फ्रीक्वेंसी से इतना तो समझ गए थे कि कुछ स्टेबल होगा कुछ अंदर। फिर इन्होंने आखिरी में रेजोनेंट भी बोला। क्या बोला? रेजोनेंट में इन्होंने रेजिस्टेंस बढ़ाया। क्या बढ़ाया? एक बात बताओ, हमने फॉर्मूला जब पढ़ा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो तो एल और सी पे डिपेंड करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो एल और सी पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है क्या? आर की कभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आर का तुमने देखा जिक्र? या आर डिपेंड ही नहीं करता। एल और सी जब चेंज करते हैं ना, तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। आर का तो कोई मतलब ही नहीं इससे। तुम कोई ऐसा ऑप्शन होगा अनचेंज से रिलेटेड, इज हाफ्ड, इज डबल्ड, रिमेन्स सेम या रिमेन्स अनचेंज। ये इसका आंसर। लॉजिक लगाना, ज्यादातर ये सारे क्वेश्चनों में लॉजिक लगेगा। और पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मजेदार बात। जब हम लोग थे ना 12th में, तो हम ऐसा करते थे कि ज्यादातर अगर किसी ऑप्शन में 0 है तो इसका आंसर 0 रहता है ज्यादातर ये, और किसी में अनचेंज लिखा है ना, तो पहले ये चेक करो कि कहीं ना कहीं वो तो नहीं होगा। जब भी अनचेंज वाला क्वेश्चन है ना, तो फॉर्मूला लिखो। अगर फॉर्मूले में आ रहा है डिपेंडेंसी, इसका मतलब वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, और अगर फॉर्मूले में आर नहीं है तो इसका मतलब वो डिपेंड नहीं करता। आ रही है? इससे मुझे याद आया कि आपको एक और बात बताता हूं, क्वालिटी फैक्टर। क्या बताता हूं? क्वालिटी फैक्टर। इस चैप्टर में एक और मेन चीज है, क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंस की क्वालिटी चेक करनी है आपको। रेजोनेंस की ये क्वालिटी फैक्टर सिर्फ कब आता है? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में, रेजोनेंस तो अब दिमाग में घुस गया होगा। जब हम मैक्सिमम लेते हैं करंट, तो वो क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की कंडीशन भी बताई मैंने तुम्हें। इसको क्या हो गया? अच्छा, स्टेपलर वगैरह कर ले यार इसको। हाँ, तो बताओ रेजोनेंस का क्या था? रेजोनेंस में अब काफी कंडीशन भी थी, एक्सएल एक्सी के बराबर था, ये वो बहुत सारी चीजें थी। अब है ना, जब रेजोनेंस में एक होता है क्यू फैक्टर, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। तो जो QF है उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू ध्यान से देखना, या तो VL बाय VR, या तो VC बाय VR। अपॉन में दोनों में क्या है? VR, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। और ऊपर में क्या है? VL भी हो सकता है, अगर VL दे रखा हो और VC दे रखा हो, तो दोनों से क्या निकल सकता है? क्वालिटी फैक्टर। पर नीचे VR कंफर्म्ड है, और ये सिर्फ तभी लगता है जब क्या हो? रेजोनेंस।
जब हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, मतलब फॉर्मूले में वैल्यूज वगैरह डालते हैं, प्रूफ करते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर आता है आपका 1/r अंडर रूट L/, ये फॉर्मूला होता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आता है 1/r अंडर रूट L/c। क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, पर फ्रीक्वेंसी जो है वो तो होती है अंडर रूट L/c, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। पहले ही लिख लो, ये क्वालिटी फैक्टर लिख लो। ठीक है, एक बार जब रिवीजन होगा ना बोर्ड के लिए, याद रखना, जब भी बोर्ड के लिए रिवीजन होगा ना, तो इसका है ना मुझसे वो भी पूछ लेना, सर ये प्रूफ कैसे होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे आजकल प्रूफ दे देते हैं कि क्वालिटी फैक्टर को इससे प्रूफ करो, इससे इसमें प्रूफ करो। देखो, क्योंकि तुम्हारे देखो बोर्ड में तो प्रूफ आएंगे ही, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद करना है 1/r अंडर रूट L/, इसका आएगा नहीं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो ये डायरेक्ट लगा लेना क्वालिटी फैक्टर। लिख लिया? तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूरी कहानी दी, पर उस कहानी का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड, यही होता है जो जनरली क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें यही होता है कि आपको कहानी तो लंबी चौड़ी देंगे पर उसका आंसर फुद्दू होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इन LCR सर्किट इज कितना? फेज डिफरेंस LCR सर्किट में कितना रहता है? फेज डिफरेंस LCR सर्किट में बताओ। LCR सर्किट में फेज डिफरेंस कितना रहता है? ये बताने वाले मजा आ जाएगा। LCR डिफरेंस π/2 पक्का? एक बार तीनों का फाई बताना। फाई रेजिस्टेंस का कितना बताया था मैंने? 0 डिग्री, है ना। फाई कैपेसिटर का कितना बताया था? और फाई इंडक्टर का कितना बताया था मैंने? -π/2। याद है ना? फाई रेजिस्टेंस क्या रहेगा तीनों का मिला के? LCR सर्किट, वो भी सीरीज में। 0 है ऑप्शन। अब देख लो, मैं तो बता नहीं सकता। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा? अगर प्योर इंडक्टर होता तब क्या रहता? प्योर कैपेसिटर होता तो +π/2। ये कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। सिर्फ इस सर्किट में अगर कैपेसिटर ही रहता ना तो π/2 आता, प्योर इंडक्टर रहता तो कितना आता? -π/2। बट क्योंकि ये तीनों है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। आ रही है सूक्ष्म? ठीक है। हाँ, पैरेलल में भी लगाया जाता है, इंजीनियरिंग में यही आता है। जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो आपको थोड़ा पैरेलल में कन्वर्ट करने के बाद तो इसके अंदर इतने केस बनते हैं, मतलब अनलिमिटेड केस। पर तुम्हारे को अभी सिर्फ थोड़ा बहुत क्या बताया गया है सीरीज के बारे में। जो आप 12th में सीखोगे ना, आप, मैं गारंटी देता हूं, आप पूरे फर्स्ट ईयर जो आपने 11th और 12th में सीखा है, पूरा फर्स्ट ईयर वही है, बस थोड़ा चेंज है। आप तो कहोगे तो मुझे आता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एंट्रेंस लेते क्यों है? इंसान को पहले यार एंट्रेंस क्यों लेते हो? जिसके पास ज्यादा पैसा उसे दे दो सीट पर बाद में भी वो जिसके पास ज्यादा पैसा है और वो सीट लेके चला जाएगा तो कोई काम नहीं आता उसका। रीजन क्या है? क्योंकि वो तो 11th-12th की बिना नॉलेज के कैसे तुम करोगे कोई भी, चाहे BSc करो, चाहे BE करो, चाहे BTech करो, तीनों में ही किसकी जरूरत है? जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसी, इसीलिए एंट्रेंस लेते हैं। क्या वो याद तो कुछ तो, ठीक है। क्या हुआ सुप्रिया, ठीक हो? Sixth question. The coefficient of induction of a chalk coil is इतना 0.1 हेनरी और रेजिस्टेंस कितना है? If it is connected to alternating source of 60 Hz, the power factor कितना होगा? इसका पावर फैक्टर ये तो करना पड़ेगा अपन को।
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्व? एक चॉक कॉइल है, चॉक कॉइल में तुम्हें बता दूं, पहले ना वो ट्यूबलाइट आती थी, तो ट्यूबलाइट आती थी, उसके बीच में एक लगती थी चॉक कॉइल। एक तो स्टार्टर होता था, देखा होगा वो छुक 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 करता था। एक चॉक कॉइल होती थी, वो इतनी बड़ी सी ऐसे होती थी, ग्रे कलर की, भारी होती थी बहुत। किसने देखी है वो है ना, ऐसे जलाने में काम आती थी। वो खराब होती थी ना तो स्टार्ट नहीं होता था। वो आ रहा है। अब इस चॉक कॉइल में दो चीज है, इस चॉक कॉइल में दो चीजें हैं, शायद एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है ना। और दोनों को किससे जोड़ा है? देख लो पहले यार, इन्होंने दो ही चीजें दी है, कैपेसिटर तो नहीं है। तो एक चॉक कॉइल बनाई जिसमें इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तुम Z का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है Z का फॉर्मूला बताओ? √R² प्लस XL माइनस XC का। मैं सबसे पहले तो इसको 0 रखूंगा। क्यों? मैं XC को 0 क्यों रख रहा हूं? कुछ भी है ही नहीं, है ही नहीं, XC है ही नहीं। तो इसका फाइनल आप पता है, मैं बताता हूं आपको। ये चॉक कॉइल या कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप उसमें नॉर्मल इंपेडेंस का ही फॉर्मूला लगाना, या तो ये या तो ज्यादा से ज्यादा ये वाला जानते हो ना, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसमें मैंने इसे 0 रख दिया, तो Z कितना आएगा जरा बताना तो, बताओ यार। √R² प्लस XL का स्क्वायर। पर अपन को R दे रखा है 12 में ना, अपन को XC नहीं दे रखा। आपको पता है क्या दे रखा है? L ओमेगा, L दे रखा है, ओमेगा दे रखा है कि नहीं? ओमेगा भी नहीं दिया, बड़े चंट है। L कितना है? 0.1 इंटू 2π60। कुछ भी 2π60 कहां से आया? ओमेगा नहीं होता 2π न्यू, तो वहां से 2π60 डाला। सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो। XL निकालना, XC निकालना, Z निकालना। पर Z का पावर फैक्टर से क्या लेना देना है? अरे यार तुम्हें पता नहीं, cos phi जो होता है ना, cos phi वो R/Z होता है, R/Z। जरा देखो मैंने लिखवाया है, R भी R तो है ही 12, Z निकलेगा यहां से, R/Z करके आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? कोई दिक्कत? कर लो भाई। क्या हो गया? 1/π आ रहा है? सही बताओ, ऐसा कैसे? पूरा सॉल्व करने पे आएगा 0.3। कितना? पूरा सॉल्व करोगे तो 0.3 आएगा। सरदार जी फॉर्मूला समझ में आया? R/Z हमने कहां पढ़ा था? एक ट्राइंगल जैसा पढ़ा था हमने, याद है ना? ये Z, ये XL माइनस XC और ये R होता था। तो हम phi निकालते थे, तो cos phi होता था बेस अपॉन, यहां से आया ये cos phi पावर फैक्टर। सॉल्व करना 0.30 आएगा। कोई दिक्कत? एक बार अगर आप तुम सारी चीजों की ट्रिक समझ जाओ तो आसान है ये सब करना। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तूने एक्सेल का स्क्वायर भी करा था, तभी तो गलती हुई तुझसे। एक्सेल का स्क्वायर नहीं करा तूने। क्या हुआ? आ रहा है? तुम लोग यार अमनी और इनके पास तो वही नहीं होगा ना, पीडीएफ। मुदित यार बच्चों को यार इनको पीडीएफ भेज दे यार, आंसर्स भी भेजना है, पीडीएफ भी भेजनी है इनको। वो खोल, लैपटॉप खोल। तुम लोग हो जिया और अनवी,
बैठ के आराम से बैठ के अगर आजकल में कर लोगे ना, कल वाला भी और आज वाला भी सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता है, उसके पीछे का लॉजिक भी पता है कि कहां पावर क्यों ऐसा है, कहां इंडक्टर यूज करते हैं। इंडक्टर आप जानते हो किस लिए यूज होता है? इंडक्टर एक बहुत ही गंदी चीज है देखा जाए तो। क्यों? बहुत ज्यादा वोल्टेज खा लेता है और करंट बदले में देता नहीं। और कैपेसिटर क्या है? बहुत कम वोल्टेज लेता है और बदले में हमें करंट देता है। इनकी हमें वो भी पता है, फेज वेज। और रेजिस्टेंस तो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ये हर किसी में न्यूट्रल रहता है। ना एसी में इसको इतना लेना देना, ना डीसी में लेना देना। जैसा ये एसी में वैसा ही डीसी में। पर एक कैपेसिटर और इंडक्टर चेंज हो जाते हैं एसी डीसी में आके।